चलिए, हम लोग लिख रहे थे। आज लिखना था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पूर्व महात्मा गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री तथा भारत के वायसराय के समक्ष ग्यारह सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया था। दोनों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए महात्मा गांधी ने पुनः दोनों को पत्र लिखा कि इन्वर्टेड कामा में हमने रोटी मांगी थी, जवाब में पत्थर मिला। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं, डैश डैश करके इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। अगला फैक्ट, 11 सूत्रीय मांगों में से एक नमक का भी मुद्दा था। जिसके विषय में कहा गया था कि नमक उत्पादन पर सरकारी एकाधिकार तथा नमक पर लगने वाला कर समाप्त कर दिया जाए। अगला फैक्ट,
महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक सत्याग्रह के लिए दांडी प्रस्थान किया। अगला फैक्ट, दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है। अगला फैक्ट, महात्मा गांधी 24 दिनों में 240 मील दूरी चलकर दांडी पहुंचे। अगला फैक्ट, महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में अपने हाथ में एक मुट्ठी नमक उठाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश किया। अगला फैक्ट, आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध पत्रकार वेब मिलर महात्मा गांधी के पूर्ण भारत में
अवज्ञा आंदोलन होने लगा। अगला फैक्ट, मद्रास में आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया। अगला फैक्ट, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। अगला फैक्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी तथा बादशाह खान भी कहा जाता है। अगला फैक्ट, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार हिंदी में इसका अर्थ होता है ईश्वर के सेवक, ठीक है, नामक स्वयंसेवी संगठन स्थापित किया था। नामक स्वयंसेवी संगठन स्थापित किया था जिसके सदस्य लाल रंग का कुर्ता पहनते थे। इसीलिए उन सदस्यों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में किए गए आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। लाल कुर्ती आंदोलन कहा जाता है। अगला फैक्ट,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में पेशावर में आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करके लगभग 10 दिनों तक राष्ट्रीय सरकार का शासन चलाया। अगला फैक्ट, पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने गढ़वाल रेजिमेंट पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। अगला फैक्ट, महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके जेल में कैद कर दिया गया। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया। अगला फैक्ट, आंदोलन के दौरान लाखों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अगला फैक्ट, 26 जनवरी 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी समेत शीर्ष नेताओं को रिहा कर दिया गया। अगला फैक्ट, 5 मार्च
1931 ईस्वी को दिल्ली में महात्मा गांधी तथा वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ। लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता, दोनों के बीच में हाइफन रहेगा, गांधी इरविन समझौता। तथा दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता तथा दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। अगला फैक्ट, गांधी इरविन समझौते में कहा गया था कि डैश नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेगी। नंबर 2, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होगी। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होगी। नंबर 3, कांग्रेस ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेगी। जिन पर फौजदारी मामले नहीं दर्ज हैं, उन आंदोलनकारियों को रिहा कर दिया जाएगा। नंबर 5, कांग्रेस आंदोलन के दौरान पुलिस ज्यादतियों
की जांच की मांग नहीं करेगी। ठीक है। अगला नंबर, भारतीय प्रजा स्वयं के प्रयोग के लिए नमक बना सकेगी। अगला नंबर, जिन्होंने सरकारी नौकरियों से त्याग पत्र दे दिया था, उन्हें पुनः सेवा में ले लिया जाएगा। ठीक है। इतनी प्रमुख शर्तें थीं। इसमें कांग्रेस को क्या मिला? हाँ, ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, इसमें कांग्रेस को क्या मिला? हाँ, आप बताओ क्या मिला भाई, बताए कोई। घुनघुना मिला। घुनघुना जानते हैं ना? बजाते रहो। बच्चे को मूर्ख बनाने के लिए घुनघुना माएं पकड़ा देती हैं कि बच्चा इसी में तू फंसा रहे। भाई कहाँ मिला बताओ। इसमें मतलब आंदोलनकारियों के साथ पुलिस ने जो ज्यादती की है उसकी जांच की मांग भी आप नहीं करोगे, ये भी कोई बात हुई। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करोगे, ये भी कोई बात हुई। हाँ, बस ले दे के नमक बना सकेंगे, और जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया उन्हें फिर से रख लिया जाएगा। उसमें भी थोड़ा टेढ़ी भाषा का प्रयोग किया गया था। कहा गया था सरकार बड़ी ईमानदारी से उन्हें पुनः सेवा में रखने पर विचार करेगी। तो ईमानदारी ससुर वही जाने, उनका काम जाने। हाँ, ईमानदारी किए कि नहीं किए। अब हमने गोलमेज सम्मेलन शब्द बोला था तो हेडिंग डाल दीजिए, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन। तो उन्हें कुछ लोग कहते हैं कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई। महात्मा गांधी चाहते तो उन्हें फांसी से बचा लेते। उनके आह्वान पर आंदोलन करने वाले वह आंदोलनकारी जिन पर आपराधिक मुकदमे, दैट मीन्स फौजदारी मामले दर्ज थे आगजनी के या वाहन को तोड़ने के, उनको तो गांधी जी जेल से रिहा नहीं करा पाए। साफे कहा गया था ना कि जिन पर फौजदारी मामले दर्ज हैं उनके सिवा अन्य को रिहा किया जाएगा। तो फौजदारी के अलावा और कौन सा मामला दर्ज होता है जिसमें कोई निरुद्ध किया जा सके? आप बताओ, आप सब तो वकील हैं। कोई ऐसा मामला है सिविल मामला? कोई एक मामला बताए। आप सब तो वकील हैं। तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो, तो ऑलरेडी रिहा होना था। अब लोग सोचते हैं कि गांधी जी तोपचंद थे। वो एक बार अगर कह देते कि नहीं इन तीनों वीर क्रांतिकारियों को रिहा करो तो रिहा कर दिया जाता। अरे कितनों बड़े क्रांतिकारी हों, नगा आंदोलन, भारत देश है, स्वतंत्र भारत है, भारत के नागरिक हैं, भारत की सरकार है, नगा आंदोलन
इतने दिनों से चल रहा है, लेकिन जो नगा आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, बार बार शांति समझौता होता है, लेकिन भारत सरकार उनमें से किसी को भी जेल से रिहा नहीं करती। नक्सलियों को जेल से रिहा करती है क्या? नहीं। आप पर मुकदमे तो चलेंगे, और जो धाराएं लगी हैं उन धाराओं के तहत जो सजा निर्धारित है वो तो आपको मिलेगी। तो लोग कैसे ये कल्पना कर सकते हैं कि गांधी ब्रिटिश पीरियड में अंग्रेज पुलिस अधिकारी की हत्या में शामिल क्रांतिकारियों को फांसी की सजा माफ करवा लेती? झूठा पागलपन है। हाँ, तो कोई ऐसी क्षमता वमता नहीं थी। देखो भैया, इसकी इंग्लिश है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस में जो नेता शामिल थे उनकी जो चेयर लगाई गई थी बैठने के लिए, वो एक राउंड टेबल के चारों तरफ लगाई गई थी, इसीलिए इसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। ठीक है। दरअसल साइमन आयोग की जो रिपोर्ट आई थी 27 मई 1930 ईस्वी को, उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय राजनीतिक दलों का गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। क्यों बुलाया गया था? कि साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा की जा सके आपके साथ। हाँ? इसमें भारत के जितने प्रमुख राजनीतिक दल थे, जितने प्रमुख सामाजिक संगठन थे, सबके प्रतिनिधि शामिल थे। 3 बार गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुई। प्रथम 1930, द्वितीय 1931, तृतीय 1932। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी, इसलिए सम्मेलन में शामिल नहीं हुई। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान भी कांग्रेस द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे चलाएगी, इसलिए नहीं शामिल हुई। कांग्रेस सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व उस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी सम्मेलन में पहुंचे, पहले से ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे अन्य लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली जिन्ना का सारा तर्क, सारी मांग अल्पसंख्यकों के कल्याण को लेकर थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सारी मांग दलित वर्ग के कल्याण को लेकर थी। ये दोनों सिर्फ अपनी बात मनवाने पर वहां तुले थे। महात्मा गांधी स्वतंत्रता की मांग वहां लेके बैठे थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने महात्मा गांधी से कहा कि आप भारत के सबसे सीनियर लीडर हैं, आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है ना? तो ऐसा है कि आप सब एक ही हैं, आपस में समझ लीजिए कि किस मुद्दे पर चर्चा करना है और क्या लेना देना है। आपस में पहले समझौता करिए, फिर हम देखते हैं। महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना से बात किया, कहा भाई सुनो, सारी समस्याओं की जड़ है भारत पर ब्रिटिश शासन का होना। पहले स्वतंत्रता की बात की जाए, जब स्वतंत्रता मिल जाएगी तो अल्पसंख्यकों का हित कैसे सधेगा,
हम बैठकर समझ लेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, आप हैं दर किस्म के झूठे, समय निकल जाएगा तो आप कुछ नहीं सुनने वाले हैं, इसलिए आप पर कोई भरोसा नहीं है। जो मिलना होगा इन्हीं प्रधानमंत्री जी से मिलेगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री से। और वैसे भी आप होते कौन हैं देने वाले, आपसे क्यों बात करूं। जो मांगना होगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मांगूंगा। गांधी कहे, ठीक है भैया। सोचे कि अपने धर्म जाति का है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनसे कहे कि भाई ऐसा है, स्वतंत्रता का समर्थन करो, स्वतंत्रता की मांग करो। दलितों का कल्याण कैसे होगा, हम स्वतंत्र भारत में इसका निर्धारण कर लेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कदम और आगे, महात्मा गांधी को भूत तक कह दिया। भूत कहा, आप हैं भूत, इंसान थोड़ो हैं। जैसे भूत सिर्फ धूल भरी आंधियां पैदा करता है, माहौल बनाता है, बवंडर उड़ाता है, वास्तव में कुछ उसे करना नहीं होता, ऐसे आप हैं। दलितों के उत्थान की बात आप सिर्फ अपने मुख से करते हैं, और आपकी जो रीति नीति है उससे दलितों का उत्थान नहीं हो सकता। दलितों का उत्थान तो यही लोग करेंगे, इसलिए हम आप पर विश्वास नहीं कर सकते। महात्मा गांधी समझ गए कि ये कमीने बिके हुए हैं, स्वार्थी हैं, स्वतंत्रता इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, और हम समझौता करके बुरी तरह फंस चुके हैं। आंदोलन इतना बढ़िया चल रहा था और यहाँ आके फंस गए। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। महात्मा गांधी ने सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर कहा, आप दोनों यहाँ लीजिए जो आपको लेना है, हम चले हिंदुस्तान। सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर महात्मा गांधी भारत वापस आ गए। और जब गांधी जी सम्मेलन से हट गए तो इन लोगों का कोई अस्तित्व तो उस सम्मेलन में रह नहीं गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, खसको, बिना कांग्रेस के किसी सम्मेलन समझौते का क्या औचित्य है ना। महात्मा गांधी भारत पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया, कहा बहुत बड़ा धोखा हुआ, लेकिन फिर भी हम फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो देखिए, महात्मा गांधी ने सम्मेलन को बीच में ही छोड़ा था, वहां से उठ के चले आए थे। ये बहुत बड़ी बात होती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का एक प्रकार से अपमान भी था ये। इस बार सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि ये आंदोलन शुरू तो करें, ये इधर शुरू नहीं किए कि हम भी लठियाना शुरू करेंगे। आंदोलन खड़ा होने से पहले ही लंगड़ा हो जाएगा। जैसे ही महात्मा गांधी ने 4 जनवरी 1932 ईस्वी को द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, सरकार ने बड़ी बेरहमी के साथ आंदोलनकारियों को लाठी मार मार के जेलों में कैद करना शुरू किया। यद्यपि कि छिटपुट आंदोलन चलता रहा, लेकिन उसका कोई मतलब रहा नहीं। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके पूना की यरवदा जेल में कैद कर दिया गया। गांधी जी पहुंच गए जेल। इसी बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मांग कर रहे थे, उनको गिफ्ट मिल गया।
ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 ईस्वी को कम्युनल अवार्ड, इसकी हिंदी है सांप्रदायिक पंचाट, की घोषणा कर दी। क्या कहा गया था? कहा गया कि दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग है ना, और दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल आवश्यक है। विधान सभाओं में और केंद्रीय विधानमंडल में पृथक निर्वाचक मंडल के तहत कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। विधानसभाओं में 72, केंद्रीय विधानमंडल में कुछ प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी। जब महात्मा गांधी सुने कि दलित वर्ग को अल्पसंख्यक कहकर पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई, तो महात्मा गांधी ने इसका जोर विरोध किया, बहुत तेज विरोध किया, जेल में ही थे। उन्होंने कहा ये तो हमारी सामाजिक व्यवस्था को खंडित करने का षड्यंत्र है। मैं माना कि दलितों के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन दलित अल्पसंख्यक हैं, हिंदुओं से उनका कोई संबंध ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ी अन्याय है। अभी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का दंश हम झेल ही रहे हैं, यदि एक और पृथक निर्वाचक मंडल आ गया तो देश के कितने टुकड़े होंगे, ये तो कल्पना भी करना कठिन है। महात्मा गांधी इसके विरोध में 20 सितंबर 1932 ईस्वी को जेल में ही भूख हड़ताल पर, आमरण अनशन पर बैठ गए कि जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हम उठेंगे नहीं। अंततः 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जेल में ही पूना समझौता, पूना पैक्ट हुआ। उसके तहत उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल को अस्वीकार कर दिया कि हमें नहीं चाहिए। महात्मा गांधी भी भूख हड़ताल से उठ गए। अभी जहां 70-72 सीटें विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित थी पृथक निर्वाचक मंडल के तहत, तो सामान्य निर्वाचक मंडल के तहत दलितों के लिए 147 सीटें आरक्षित कर दी गई। प्रतिनिधित्व चाहिए तो प्रतिनिधित्व लीजिए, जितना उन्होंने दिया है उसके 2 गुने से अधिक लीजिए, लेकिन सामान्य निर्वाचक मंडल होगा, पृथक निर्वाचक मंडल नहीं। केंद्रीय विधानमंडल में जितनी सीटें दलितों के लिए आरक्षित थी उसमें और 18% की वृद्धि कर दी गई, है ना। तो इतनी कहानी है, समय तो है नहीं, चलो अब कल ही लिखना है सब। थैंक यू।